हेलो स्टूडेंट, सक्सेस प्लस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अनम भाटी आपकी बायोलॉजी मेंटर। अगर आपने अभी तक सक्सेस प्लस एकेडमी के ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। ये वीडियो सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स के लिए ही नहीं, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो मेरे साथ में बने रहिए इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्दी होना सिर्फ यही नहीं होता कि आप गोनेट से हेल्दी या फर्टाइल है, आप बच्चे कर सकते हैं। WHO कहता है कि आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी तभी हैं जब आप फिजिकली, इमोशनली, सोशली और बिहेवियरली हेल्दी रहेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम और स्ट्रेटजीज़ क्या थी को देखते हैं तो पूरी दुनिया यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ से परेशान थी और वो थी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि इंदिरा गांधी के टाइम पर पॉपुलेशन का जो ग्राफ था वो बिल्कुल जे शेप का होता गया बढ़ते बढ़ते। फिर इंडिया ही वो पहली कंट्री बनी जिसने वर्ल्ड में सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इनिशिएटिव लिया। एक प्रोग्राम को लॉन्च किया नेशनल लेवल पर 1951 में, जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फिर सोचा कि अगर हम इस प्रोग्राम में मदर और बच्चों की हेल्थ को भी इंक्लूड कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम के लिए। इस प्रोग्राम का नाम चेंज करके रख दिया गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCHC। अब हमें पता है कि RCHC तो आ गया, लेकिन ये प्रोग्राम की बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे कम करेगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, लेकिन अवेयरनेस कैसे फैलाएंगे, ये तो हमारे यहाँ पे बात करना भी बहुत शर्म की बात होती है कि भाई पॉपुलेशन कम करनी है तो ऐसे करो वैसे करो, ये तरीका स्टार्ट करो, वो चीज़ें मत करो। फिर गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया ऑडियो विजुअल एड्स का, जिससे कि पीपल्स को वो एजुकेट कर सकें, लोग इस बारे में जाने कि बर्थ कंट्रोल के क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या तरीके हमें स्मॉल फैमिलीज़ रखनी चाहिए। फिर ऑडियो विजुअल एड्स का और प्रिंट मीडिया के थ्रू बताना स्टार्ट किया। टीवी पर एड्स आने लगे, प्रिंट मीडिया के थ्रू अखबार में आने लगे, रेडियो पर आने लगे, और ऐसे करके मूवीज़ स्टार्ट होने से पहले भी वहाँ पे गवर्नमेंट ने एड्स दिखाना स्टार्ट कर दिया। इसमें NGOs, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ और गवर्नमेंट एजेंसी सब ने मिलकर के काम किया। कुछ इस तरह से उस टाइम में सभी जगहों पर एड्स आने लगे। दीवार पर पोस्टर चिपकाते थे ताकि लोग उसे बार बार देखें तो उनमें अवेयरनेस आए, उन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चले कि कैसे हमें बर्थ कंट्रोल प्रोसेस को करना है, कैसे क्या चीज़ें को यूज़ करना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अगर हमें हमारी कंट्री में बढ़ाना है तो इसमें मेजर रोल सबसे ज़्यादा जो प्ले करते हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स को शुरू से ही बच्चों को अवेयर करना चाहिए, लेकिन ये तो इंडिया में हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो ये बहुत ही शर्म की बात होती है। अगर गलती से बच्चे ने ऐड देख लिया कॉन्डोम का और पूछ लिया कि पापा ये क्या है, तो वहीं पापा एक चमाट लगा देते हैं। और इसलिए जब पेरेंट्स से ही सही एजुकेशन नहीं मिलती तो बच्चा बाहर से गलत गलत इन्फॉर्मेशन लेता है। फिर स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन को एनकरेज किया। स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन देने का फैसला लिया गवर्नमेंट ने, लेकिन सब टीचर्स तो एक जैसे नहीं होते। कुछ सेक्स एजुकेशन के नाम पर गड़बड़ करना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो इनको क्यूरियोसिटी होती है कि भाई अब तो हमने ये सुन तो लिया, लेकिन अब जल्दी से हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। अवेयरनेस तो बहुत हो गया, लेकिन ये तो पता चले कि ये किस चीज़ की अवेयरनेस है। तो ये है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड अवेयरनेस। एडोलसेंट और रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो चेंजेस जो बच्चों में हो रहे हैं उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के साथ में क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में आने वाले हैं। सेफ और हाइजीनिक सेक्स प्रैक्टिस के लिए, STDs के लिए उनको इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। अगर कर रहे हैं तो सेफ़ करें, हाइजीन तरीके से करें, नहीं तो मर सकते हैं। किस चीज़ से? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से, एड्स से, जिससे कि मिलियंस लोग मर चुके हैं अभी तक। अब गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाई, वो क्या क्या थी हम इसे देखते हैं। उन्होंने 2 ग्रुप लिए, एक फर्टाइल ग्रुप लिया, एक न्यूली मैरिज ग्रुप लिया। ये फर्टाइल ग्रुप है, ये न्यूली मैरिड ग्रुप है। अब हम इनको बर्थ कंट्रोल ऑप्शन समझाएंगे कि ये सब चीज़ें मार्केट में मिलती है, इनको कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं। और अगर शर्म आ रही है या फिर पैसे कम है तो भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ पे गवर्नमेंट ने तुम सबके लिए स्कीम्स चलाई है जो कि सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री है। जो मैरिड ग्रुप है, अब वो बेबी प्लान करेगा। अगर वो बेबी प्लान करता है तो वहाँ पे हमें ये चीज़ उनको समझानी है कि मदर की केयर कैसे करें। फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होगी, उसकी केयर कैसे करनी चाहिए, क्योंकि जो बेबी है अंदर वो बिल्कुल एक पैरासाइट की तरह काम करता है, जिससे कि मदर से सारे न्यूट्रिशंस ले रहा है, सारी चीज़ें मदर से ले रहा है। उसकी हड्डियाँ भी, यहाँ तक कि मदर की हड्डियों के रीअब्जॉर्प्शन से ही बन रही है, इसलिए इतना आसान नहीं है, इसलिए मदर को पूरी केयर मिलनी चाहिए। पोस्टनेटल पीरियड आएगा। अब वो प्रेग्नेंट थी तो बच्चा भी हुआ है, बच्चा होगा तो वो 6 मंथ तक उसको फीड करवाएगी तो मदर को पूरा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, सब चीज़ें उसको बिल्कुल ऐसे प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा फीड कर रहा है, वो 6 मंथ तक काफ़ी वीक रहती है। ये टाइम पीरियड काफ़ी क्रिटिकल होता है उसके लिए। गवर्नमेंट ने यहाँ पर पोस्टनेटल पीरियड भी समझाया है।
मदर की कैसे केयर करें ये भी बताया है। लैक्टेशन पीरियड कब तक चलेगा ये भी बताया था। ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, बच्चे के लिए मदर का पहला गाढ़ा दूध कितना ज़रूरी होता है ये भी बताया था। अब कई लोगों में देखा होगा लड़के की चाहत में लड़कियों की लाइन लगा दी। गवर्नमेंट बोली कि भाई कर क्या रहे हो, इतने कैसे हो रहे हैं। तो लोगों ने बोला तुम्हारा थोड़ी ना खा रहे हैं, कर लेंगे, हम खिलाएंगे, हमारे हैं, हम देख लेंगे, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। गवर्नमेंट ने कहा दिक्कत नहीं भाई, बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। पॉपुलेशन, जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो गवर्नमेंट पर ओवरलोड हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे जा कर के गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी। भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लड़का हो या लड़की, 1 या 2 बच्चे होने चाहिए और उन दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। फिर आरसीएच ने हॉस्पिटल्स बनवाए जिनमें मेडिकल एक्सपर्टीज़ को रखा। लोगों को इन सब से हेल्प मिलना स्टार्ट हो गई। लोगों को यहाँ पर ये पता चला कि वो जो फीमेल्स को बच्चा ना होने के कारण बांझ, डायन या अपशगुनी जैसे वर्ड्स बोलते थे, वो उनके बेटे के लिए भी, वो वहाँ पर हमारी कम्युनिटी के मेल के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि वो भी इनफर्टाइल हो सकता है। हमेशा इसके लिए फ़ीमेल ही जिम्मेदार नहीं होती। और ऐसी ही काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हुई कि एसटीडीज़ जैसी भी कोई बीमारियां होती है, अबॉर्शन कैसे होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को कैसे यूज़ किया जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड, इन सब के ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ों का पता लगा जब आरसीएच ने हॉस्पिटल्स बनवाए। लेकिन सिर्फ इन सब से ही पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को स्टार्ट किया। सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आई। टीवी में बहुत ऐड आते थे, माला डी, माला एन के नाम से। फीमेल्स ने खूब दबा के खाई इनको और इनसे कैंसर होना स्टार्ट हो गया। ब्रेस्ट कैंसर इन्हीं गोलियों की देन थी, क्योंकि इन सब टैबलेट्स में स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। लोगों को पता नहीं था कि इनसे क्या इफेक्ट होता है, लेकिन गवर्नमेंट को पता था। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या चाहती थी कि सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल हो, मर रहे हैं मरने दो, चाहे कैंसर हो रहा है या फिर कोई भी बीमारी हो रही है तो मरने लो, लेकिन भाई पॉपुलेशन यहाँ पे कंट्रोल होनी चाहिए। फिर CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आया, जो कि यूपी के लखनऊ में है। यहाँ के साइंटिस्ट ने एक टैबलेट ऐसी बनाई जो कि नॉन स्टेरॉयडल थी, उसका नाम था सहेली। सहेली ने यहाँ पर एक सच्ची सहेली का काम किया फीमेल्स की लाइफ में, जो कि नॉन स्टेरॉयडल्स थी और इसके अंदर सेंटोक्रोमन था। सेंटोक्रोमन जो होता है वो नॉन स्टेरॉयडल होता है। 2005 में श्रीदेवी को सहेली का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। सारे एड्स जो थे सहेली के फिर टीवी पर श्रीदेवी ही करती थी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि जल्द ही आने वाला है। डेमोग्राफी की जब बात करें, मतलब सेंसस, जनगणना हर 10 साल के अंतराल में होती है। लेटेस्ट जनगणना 2021 में हुई थी। हमारे यहाँ पहली जनगणना 1872 में हुई थी। 1872 के बाद में 2011 में हुई, और तीसरी जनगणना जो कि अभी बिल्कुल लेटेस्ट है वो 2021 अप्रैल में हुई, जिसका डेटा है 1.38 बिलियन। अकॉर्डिंग टू 90s वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी और 2000 में 6 बिलियन थी। 2001 के सेंसस से ये माना जाता है कि हर 6th पर्सन जो है वर्ल्ड में वो इंडियन है। इन सब के बाद में गवर्नमेंट ने जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। स्मॉल फैमिलीज़ को बढ़ावा दिया, स्मॉल फैमिलीज़ होनी चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करना चाहिए, हम दो हमारे दो वाला स्लोगन दिया। शादी की एज को 18 लड़कियों के लिए किया और लड़के के लिए 21 साल किया। 1 चाइल्ड अडॉप्ट नॉर्म्स भी लेकर आई थी गवर्नमेंट। अब आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कैसे होने चाहिए? यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए, लगाने पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, कहीं भी जाए आसानी से मिल जाए, इफेक्टिव होना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी सेक्सुअल डिराइव डिज़ायर में इंटरफेयर ना करे। उसमें टेम्परेरी मेथड्स होते हैं। टेम्परेरी मेथड्स में भी 3 तरीके होते हैं, 3 मेथड होते हैं, जिसमें है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को हम सेफ पीरियड बोलते हैं। सेफ पीरियड क्या होता है? इसको हम कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं। सेफ पीरियड में क्या होता है? अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 ± 2 डेज़ की है, यानी कि आपका ओव्यूलेशन डे 14th होगा। 14th मतलब 12 या 14 या फिर 16 डे में से किसी भी दिन ओव्यूलेशन होने के चांसेस है। अब इस दिन अगर होने के चांसेस है तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि स्पर्म की लाइफ कितनी होती है। स्पर्म की लाइफ एंट्री करने के बाद में 3 दिन की होती है, और एग रिलीज़ होने के बाद में एग की लाइफ होती है वो 1 दिन की होती है। अगर स्पर्म 10th डे पर एंटर कर रहा है तो उसकी लाइफ है 10th, 11th और 12th, यानी कि 12th डे पर भी ओव्यूलेशन हो सकता है।
और अगर वो 17th डे पर एंटर कर रहा है तब भी ओव्यूलेशन हो सकता है, क्योंकि एग की लाइफ कितने दिन की है, 1 दिन की है। अगर इस दिन ओव्यूलेशन हो रहा है तो वो 17 डे पर भी फर्टिलाइज कर जाएगा। तो आपका जो सेफ़ पीरियड है वो आप खुद निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आपका सेफ़ पीरियड क्या होगा, 10 से पहले वाला और 17 के बाद वाला। ये जितने भी दिन है ये बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। विड्रॉल मेथड की बात करते हैं। विड्रॉल मेथड, कोइटस इंटरप्शन। इस मेथड के सबसे ज़्यादा फेल होने के चांसेस होते हैं। सेक्स करते हुए लगता है जब इजाकुलेशन होने वाला है तो अपन बाहर निकाल के इजाकुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मेथड सबसे ज़्यादा फेलियर मेथड माना गया है। ये मेथड सबसे ज़्यादा फेल होने वाला मेथड है। लैक्टेशन अमीनोरिया। लैक्टेशन अमीनोरिया क्या होता है, जब बेबी हो जाता है उसके बाद में फीमेल जब बेबी को फीड करवाती है उस टाइम तक एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। 6 महीने तक जब तक वो मदर बच्चे को फीड करवाएगी, तो इस दौरान अगर सेक्स करते हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन ने निकलना बंद कर दिया, उसका सीक्रेशन बंद हो गया, तो प्रेगनेंसी हो सकती है। जितने भी नेचुरल मेथड्स होते हैं ये सभी बहुत जल्दी फेल हो सकते हैं। बैरियर मेथड्स, ये सेकंड टाइप है। बैरियर मेथड्स क्या होते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं ओवम और स्पर्म की फिजिकल मीटिंग से। उनको मिलने ही नहीं देंगे, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, तो बेबी बनेगा ही नहीं। इसके अंदर आते हैं कॉन्डम्स होते हैं। कॉन्डम्स किसके, रबड़ और लेटिक्स का बना हुआ होता है। डायफ्राम्स होते हैं, कप्स होते हैं। और यही एक ऐसा तरीका है जो कि एसटीडीज से बचाएगा, एड्स से बचाएगा। यही एक इकलौते ऐसे बैरियर्स हैं जो कि एसटीडीज और एड्स से बचाने का काम करते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉन्डम्स आते हैं। कुछ जेलीज आती है जो स्पर्मिसाइडल्स जेलीज होती है, जो कि स्पर्म्स को किल कर देती है। सर्वाइकल कैप, डायफ्राम जैसी चीज़ें सेल्फ इंसर्टेबल होती है। कॉन्ट्रासेप्टिव जेली भी सेल्फ इंसर्टेबल होती है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, IUDs सुना तो सबने, लेकिन पता किसी को नहीं है कि काम कैसे करता है। जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होते हैं इसको आप खुद नहीं लगा सकते, डॉक्टर्स या फिर मेडिकल एक्सपर्टीज़ के अंदर ही लगवाना होता है। यह मेथड इंडिया का बेस्ट तरीका माना गया है। इंडिया में जो 2 बच्चों के बीच में जो आपको गैप रखना है उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके भी 3 मेथड्स होते हैं। जो नॉन मेडिकेटेड होता है उसका लिपेस लूप एक एग्जाम्पल माना जाता है। यहाँ पे लिपेस लूप को सबसे ज़्यादा लिया जाता है। इसमें एक लूप होता है जिसको इंसर्ट करते हैं यूट्रस के अंदर, जो कि यूट्रस में ऐसी कंडीशंस पैदा करता है कि जिससे वो कंसीव ना कर सके। सेकेंड है कॉपर टी। कॉपर रिलीजिंग करता है, कॉपर आयंस को रिलीज करता है। कॉपर टी सिर्फ नाम इसलिए, उस पर ऊपर कॉपर से वो कोटेड होता है और उसमें टी शेप का होता है। पता सबको है कि कॉपर टी होता है, लोग उसको बोलते हैं कॉपरेटिव लगवा लो, कॉपरेटिव लगवा लो। वो कॉपरेटिव नहीं होता, कॉपर टी होता है। कॉपर रिलीज करेगा और टी शेप का होता है। हार्मोनल रिलीजिंग IUDs होती है, जो ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करती है जो स्पर्म्स की मोटिलिटी को, एबिलिटी को सप्रेस कर देती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, पता सबको होता है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, पिल्स लेनी चाहिए, लेकिन लेनी कब चाहिए ये एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को कैसे लिया जाता है। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है इसको टोटल 21 डेज लेनी होती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 5th डे से लेकर के 25th डे तक, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा 5th डे, यहाँ पे हो गया हमारा 25th डे। और कितने दिन तक नहीं लेनी होती है, 7 डेज नहीं लेनी होती है। जैसे ही 25th डे पर टैबलेट बंद करेंगे वैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। पहले जो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाई थी उसमें इतनी ही टैबलेट आती थी, लेकिन वो जो 7 डेज छोड़ करके वापस से लेनी थी उसमें फीमेल्स भूल जाती थी कि हमको वापस से कौन से दिन से स्टार्ट करनी थी, तो उसमें कंसीव करने के ज़्यादा चांसेस हो जाते थे। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि हम कुछ ऐसा बनाए कि जिससे कि फीमेल्स इस चीज़ को याद रख सके कि हमें कंटिन्यू वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी है। उन्होंने यहाँ पर आयरन की टैबलेट्स स्टार्ट कर दी ताकि वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान भी इन पिल्स को खाती रहेगी, तो उसकी बॉडी का आयरन लेवल भी इंक्रीज़ रहेगा और फिर वो इस दौरान भूलेगी भी नहीं। तो ऐसे करके उसको पूरे मंथ ही ये टैबलेट्स लेनी होती थी। इसी को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं और ये है उसके लेने का मेथड। सेकेंड मेथड हम यहाँ पे बात करते हैं, इंजेक्टेबल्स होते हैं। इंजेक्शन आता है एक जिसको हम डेम्पा के नाम से जानते हैं। इसका इफेक्ट 3 मंथ्स तक का ही होता है। 3 मंथ बाद अगर आप चाहें तो वापस से आप इसका इंजेक्शन लगवा सकते हैं। ये मार्केट में डेम्पा के नाम से अवेलेबल है। इम्प्लांट या नॉर्सेट एक ऐसा तरीका है जिसको मार्केट में फ्रीडम 5 के नाम से जाना जाता है। वो सभी लोग आजकल जानते हैं कि फ्रीडम 5 क्या होता है, लेकिन ये कैसे काम करता है ये किसी को नहीं पता। यही एक ऐसा तरीका है जिसमें आप बिना रुके 5 साल तक
अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर सकते हैं। कैप्सूल, ये कैप्सूल कंटेनिंग डिवाइस होता है जो कि लेफ़्ट अपर आर्म की स्किन में इंसर्ट करते हैं, जिससे धीरे धीरे 5 साल तक ये रिलीज़ होते रहते हैं, और ब्लड में अगर ये रिलीज़ होते रहेंगे तो कंसेप्शन होगा ही नहीं। अब एक ऐसा मेथड है जिसके बारे में लोगों को पता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये पता नहीं कि उसे लेते कब है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं इनको। 72 घंटे में ले सकते हैं। अगर अनसेफ सेक्स किया हुआ है तो उसके बाद में इसको 72 घंटे के अंदर ही लेंगे, तभी ये वाली टैबलेट्स काम करेगी, जो कि IPL या अनवांटेड 72 के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर कंसीव हो चुका है तो उसके बाद में मेफिप्रिस्टोन RU 486 टैबलेट के नाम से आती है, उसे ले सकते हैं। सभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जितने भी होते हैं उनके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि यूट्रस को ख़राब कर सकता है, यूट्राइन कैंसर कर सकता है, फेब्रॉइड्स कर सकता है, सिस्ट कर सकता है, और उसके अलावा ये ब्रेस्ट कैंसर भी कर सकते हैं। ये सभी मेथड्स के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। अब परमानेंट मेथड की बात करते हैं। परमानेंट मेथड यानी कि नसबंदी। नसबंदी कैसे होती है? जो मेल में होती है उसे वेसेक्टोमी बोलते हैं। वास डिफेंस को कट करके यहाँ से बांध दिया जाता है। अब इसमें बहुत सारे लोगों के ये डाउट्स होते हैं कि क्या इरेक्शन नहीं होगा? इरेक्शन भी होगा, सीमन भी निकलेगा, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर भी कम नहीं होगी, लेकिन सिर्फ स्पर्म यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमने बांध दिया है। इसलिए इस चीज़ को गलत ना लें। इसके लिए जितने भी मिसकंसेप्शन है उस चीज़ को दूर करें। और जो फीमेल में होता है उसे ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। जो फिलोपियन ट्यूब है वहाँ से उसको कट करके बांध दिया जाता है। यहाँ से ओवम जब रिलीज़ होता है, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा तो फर्टिलाइज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भी सेक्सुअल डिराइव कम नहीं होगी। हार्मोन सभी रिलीज़ हो रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन पीरियड भी आएगा, एंडोमेट्रियम टूट रही है तो निकलेगी भी सही। इसीलिए जो भी मिसकंसेप्शन है इसको लेकर के वो यहाँ पर मैं आपके क्लियर कर देती हूँ। थैंक यू मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए।